नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी की। बता दें कि 100 शक्तिशाली भारतीयों की लिस्ट में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम आया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम 61वें नंबर पर है। पिछले साल इस लिस्ट में सीएम धामी 93 नंबर पर थे, जहां सीएम धामी को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराकर और सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर खास पहचान मिली है। उत्तराखंड में जब सरकार ने यूसीसी लागू किया था, तब भी सोशल मीडिया पर सीएम धामी के फैसले की जमकर तारीफ हुई थी। में बात को लेते हैं उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की, जिसको लेकर कई चर्चाएं की गई। साथ ही विधानसभा सत्र में कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च को खत्म हो गया। बता दें कि विधानसभा सत्र 26 फरवरी से शुरू हुआ था। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विनियोग विधेयक पास करने के साथ ही विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही इस बार सदन 28 घंटे 25 मिनट तक चला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की है और विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन का धन्यवाद उद्बोधन नहीं हुआ और बिना चर्चा के साथ ही विनियोग विधेयक को पास भी कर दिया गया। जो बजट में चर्चा में हमें भाग लेना था, सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा से साफ जाहिर हो रहा था कि ये सदन को ज़्यादा दिन नहीं चलने देंगे। ये हमें उत्तेजित कर रहे थे, इस तरह का वातावरण बना रहे थे जिससे कि सदन में व्यवधान हो और हम वॉकआउट करें और ये बजट पास कर लें। आज हमारे माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से निवेदन किया, अनुरोध किया कि विपक्ष के माननीय विधायकों को भी अवसर मिलना चाहिए। ज्वलंत प्रश्न हैं, समस्याएं हैं और जो झूठ का पुलंदा है यह बजट, उसके बारे में हम सदन में अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस आज के दिन हमारे साथियों को बोलने का अवसर नहीं दिया और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, किसी तरह भी हम सदन को आगे चलने नहीं देंगे। सदन को हम अनिश्चित काल के लिए आज ही खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री जी का आप संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछेंगे, शायद वो यहाँ है नहीं इस समय, कहीं ज़रूरी काम से बाहर हैं, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष के विधायकों की बात है, जो सदन में थे उनको पूरा मौका दिया। विपक्ष के जो हमारे सदस्य हैं वो बिल्कुल इस बात को नहीं कह सकते हैं। पिछले 4 दिन से चाहे वो 58 की उनकी सूचनाएं लगी हों, चाहे 310 पे उनकी सूचनाएं लगी हों, सभी को सुना गया। और कल आपने देखा होगा, कल हम 11:30 बजे रात तक बैठे थे, क्योंकि हर एक विधायक बोलते हैं, विपक्ष के सदस्य जो हैं वो हर टॉपिक पे बोलते हैं और हम उनको बोलने का समय देते हैं। तो इस तरह की बात कहना कि हमको बोलने नहीं दिया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज उन्होंने, जब वो सदन में नहीं थे, उनका नाम लिया गया, अगर वो अंदर आते तो उनको अवश्य बोलने का समय दिया जाता, लेकिन नाम बोलने पर भी जब वो अंदर सदन में नहीं पहुंचे तो आप लोग जानते हैं जो परंपरा है, जो सदन की जो जिस तरह से कार्रवाई होती है, अगर नाम लेने पर वो अंदर नहीं पहुंचे तो दूसरे पे जाते हैं और उसके बाद वो जब नहीं पहुंचे तो फिर हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको बारी दी गई। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया, और जो मुख्य बिंदु माननीय राज्यपाल का अभिभाषण वो सदन से पारित हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव, और जो हमारा बजट था, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा
कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी। चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वैल में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया था कि हमें सरकार की कोई बात सुननी नहीं है। अब आप यदि आज के दिन की कार्रवाई उठा लें तो मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, एक जो उन्होंने आरक्षण का विषय नियम 58 के तहत उठाया और मैंने जब तफसील से जानकारी देनी चाहिए उससे पहले वो खड़े हो जा रहे हैं, उससे पहले वो एक के साथ साथ 4-4, 5-5, 6। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 मार्च को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 मार्च तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि 3 मार्च तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो राज्य के ज्यादातर जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसे इलाकों में बारिश के साथ ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों यानी कि 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते अवरुद्ध होने की भी संभावना जताई गई है और लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। जो एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है उसकी वजह से ये 3 दिन जो अच्छी बारिश और बर्फबारी वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। 1 तारीख के लिए बात करें तो 1 तारीख की शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में वो रहेंगी। विशेषकर जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो है जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं पर कल रात को भी जो है वो देखने को मिलेगी। अन्य जगह बात करें कल तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या हेल की एक्टिविटी है वो भी लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में कल जो है कि कल रात और परसों के अर्ली मॉर्निंग में वो देखने को मिलेंगी। जब आप 2 तारीख को जाएंगे तो जो एक्टिविटी है और भी बढ़ेगी। तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। और उसके साथ साथ जो और भी डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल के, उसमें विशेषकर देखें चाहे वो देहरादून है, टेहरी है या इवन पौड़ी, हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी बारिश की एका दुक्का जगहों में वो संभावना है। कुमाऊं रीजन में देखें तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में तो जैसे मैंने बोला वो है ही भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। इसके साथ साथ नैनीताल और यूएस नगर में भी लग रहा कि इसमें भी एका दुक्का जगहों में। बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हरिद्वार में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। इस बीच साधु संतों ने लोकसभा चुनाव में खड़े होने की इच्छा जाहिर की है और टिकट भी मांगा है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, सियासी पार्टियां रणनीति पर मंथन कर रही हैं। सियासी पार्टियों की चुनावी तैयारियों के बीच धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने भी टिकट के लिए मांग शुरू कर दी है। संतों का कहना है कि हरिद्वार से किसी संत को टिकट मिलना चाहिए जिससे कि हरिद्वार का विकास हो सके। संतों ने कहा कि हरिद्वार धर्मनगरी है और आए दिन हरिद्वार में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अगर कोई संत सांसद बनेगा तो हरिद्वार का विकास होगा। बिल्कुल, मैं जो संतों की आज मांग उठी है कि हरिद्वार का सांसद कोई संत हो तो उसका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने भी कहा है कि संतों का इस मांग का पूरा संत समाज आज मोहर लगा रहा है कि हरिद्वार से कोई संत ही सांसद प्रतिनिधि हो। हरिद्वार में आज अखाड़ा परिषद, संत संती और सददर्शन साधु समाज के सभी संतों ने एक स्वर से मांग की है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि संत ही केवल हरिद्वार की स्थिति को समझ सकता है और हरिद्वार की दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए सभी लोगों ने एक मत से सामूहिक रूप से हाथ उठा के प्रस्ताव पास किया है। तो बुलेटिन बात चमोली की कर लेते हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चमोली के दशौली ब्लॉक में मंडल घाटी पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने अंतिम चरण में है। इस मौके पर
सगर गांव में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योजनाओं की जानकारी देने के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया गया। सानिका वेस्ट गंगा से मुझे मातृवंदना योजना का पूरा लाभ मिला है और महालक्ष्मी किट भी मिला है और पोषण योजना का पूरा लाभ हुआ है। मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। मुझे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से लाभ प्राप्त हुआ है और इस योजना के तहत मुझे जो भी मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, अभी तक हम देश के 2,60,000 गाँवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम कर चुके हैं। अपने चमोली ज़िले में हम 610 ग्राम गाँव तक गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक पहुंचाना है। जिनको पहले इन योजनाओं का फायदा मिल गया है, जिन लोगों को नहीं मिला है, हम गांव जा करके जनता के दरवाजे पे जा करके योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और साथ ही साथ 2047 तक भारत को विकसित। बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां नाबालिग युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने युवती की हत्या की आशंका जताई। तो देहरादून के पौष इलाके रेसकोर्स में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि लड़की का शव एमएलए हॉस्पिटल से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक फ्लैट में रस्सी से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पहली नजर में इसे आत्महत्या का मामला बताया, वहीं परिजन लड़की की हत्या की आशंका जता रहे हैं। लड़की की मौत किस वजह से हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। देखिए, ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी अभी इमीडिएटली नहीं आया, लेकिन जो हमारे पास चूंकि अभी कैमरे की अब लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात होगी जरूर से, क्या कोई बात हुई जिसके कारण उसके द्वारा ये सुसाइड किया गया। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन अभी जो तहरीर आई उसके खिलाफ धारा में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन तत्कालीन मौके की गंभीरता देखते हुए देखिए। देहरादून में हुई नाबालिग लड़की की मौत से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस बीच कांग्रेस नेता युवती के परिजनों से मिलने उसके घर पहुंचे, तो एमएलए हॉस्पिटल के पास नाबालिग लड़की का शव मिलने पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। हालांकि पुलिस मामले को आत्महत्या बता रही है, लेकिन अभी भी मामले की जांच की जा रही है। इस बीच कांग्रेस के कई बड़े नेता लड़की के घर पहुंचे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर अब फेल हो चुका है। कल ही हमने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून व्यवस्था को ध्वस्त होती कानून व्यवस्था चरमराती हुई कानून व्यवस्था, हत्या, बलात्कार, डकैती इस शहर में पूरे प्रदेश में बाढ़ से आ गई है। हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठाने का काम किया और हमने ये भी कहा कि रिलायंस ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े राज्य स्थापना दिवस, महामहिम राष्ट्रपति का आगमन और यहाँ पर डकैती हो जाती है। कितना बेखौफ थे वह डकैत, सरेआम सरेराह डकैती होती है और आज तक वह डकैत पकड़ से बाहर है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जांच नहीं होती है। महामहिम राष्ट्रपति के दौरे में और इस तरह की बड़ी साहस कोई डकैत करता है, कोई बड़ी इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन सरकार का यही ढिढोरा पीटती कि कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, सब आम नागरिक सुरक्षित है। आज इस स्थान पर इतनी बड़ी 14-15 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है। देखिए, हम तो सत्र में ही थे, 17 हो रहा है। बजट पर चर्चा चल रही थी। हमें सूचना मिलती है कि एमएलए हॉस्टल के पास एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का समाचार मिलता है, तो हम वहां गए और जहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि बच्ची बहुत छोटी थी, 12-13 साल की बच्ची थी और वहाँ उनके घर में काम करती थी
और बताया गया है कि वो बच्ची चली भी गई थी कल, लेकिन उसे ज़बरदस्ती फिर लाया गया और बच्ची को अपने घर का काम वो करवाते थे बच्ची से, और आज दिन दहाड़े उस बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या कर दी गई। बड़ा दुखद है। कानून है ही कहाँ प्रदेश में? अगर राजधानी में एमएलए हॉस्टल के पास सब चलते हुए इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो सरकार वादे और दावे करती है कि हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, एक बड़ा सवाल है। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि किस तरह से हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पुलिस की तरफ से ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया। इसके तहत भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। तो हल्द्वानी पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत की है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ पुलिस का ये ऑपरेशन 1 महीने तक चलेगा। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पहले 15 दिनों तक भीख मांगने वाले और कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और फिर अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा देने पर उनको फोकस किया जाएगा। लोगों को इस अभियान के जरिए जागरूक भी किया जाएगा। इसके अलावा भीख मांगने वाले बच्चों का सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ की मदद से स्कूल में दाखिला कराया जाएगा, जिससे कि उनका बेहतर भविष्य बन सके। देखिए, गत वर्ष भी अभियान चला था और इस वर्ष भी ये अभियान 1 माह का चलाया जा रहा है। आज इसकी लॉन्चिंग हुई है, जिसमें फर्स्ट फेज 1 से 15 तक हम बच्चों को चिन्हीकरण करेंगे और उनको रिहेबिलिटेट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हमने एनजीओ और अपनी टीम और सीडब्ल्यूसी के साथ मीटिंग की है और ये टास्क दिया है कि प्रतिदिन हम जितने बच्चे चिन्हित करेंगे उसकी सूचना हम इकट्ठा करेंगे। और सेकंड फेज में हम 16 से लेकर 31 मार्च तक इनके व्यापक प्रचार प्रसार, पब्लिक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देनी है और इनको शिक्षित करवाना है। क्योंकि अगर हम समाज उसको भीख देगा तो वो फिर इस चीज़ से मुक्त नहीं हो पाएंगे किसी तरह से। तो इसको हमें डिमोरलाइज करना है कि उनको भीख नहीं देनी है, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। उसमें जो भी इन्फोर्समेंट और लीगल इशू होंगे उसके लिए पुलिस है और पुलिस इसमें लीगल एक हमारे अभियोजन अधिकारी भी। बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां ऑपरेशन मुक्ति के तहत बैठक का आयोजन किया गया। तो उत्तरकाशी में भी ऑपरेशन मुक्ति को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। इस कड़ी में पुलिस उपाधीक्षक ने विभागीय अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं और AHTU की टीम के साथ बैठक की। दरअसल पुलिस प्रशासन ने 1 मार्च से 30 मार्च तक ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया है, जिसके जरिए भीख मांगने वाले और कूड़ा उठाने वाले बच्चों का भविष्य संवारने पर काम किया जाएगा। अभियान को लेकर आयोजित बैठक में इन बच्चों के स्कूल में दाखिले को लेकर भी चर्चा की गई। आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो उत्तरकाशी में लकड़ी तस्करों के खिलाफ पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। धरासू के कांजल काठ की लकड़ी की तस्करी को लेकर पिछले 2 दिनों में दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल पुलिस की टीम ने गुड़ बैरियर पर गाड़ियों की चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस ने 2 तस्करों नौशाद और देव बहादुर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से कांजल काठ की लकड़ी के 246 गुटके बरामद किए गए। आरोपी कांजल काठ की लकड़ी के इन गुटकों को राठी टॉप के जंगलों से काट कर लाए थे और सहारनपुर के तराई क्षेत्र में बेचने की फिराक में थे। दोनों आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।